हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको ब्रह्मा क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में टेस्ट सीरीज 3 लगाएंगे। अगर इससे पहले आपने पहला सीरीज दूसरा सीरीज नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको सभी एक जगह पे मिल जाएगा। दोस्तों अगर इसका आपको PDF डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप। आप तीनों ग्रुप में ऐड हो जाइए। आपको वीडियो के साथ साथ PDF भी प्रोवाइड किया जा रहा है। दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपको बाद में पता चलेगा कि आपको पूरा प्रश्न याद हो गया, तो आप लोग सेशन के साथ बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट देखेंगे। प्रश्न संख्या फर्स्ट में है, निम्नलिखित राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है। इस 4 ऑप्शन में से किसका क्षेत्रफल जो है सबसे कम है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तमिलनाडु का इस 4 ऑप्शन में से सबसे कम है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश जो है भारत का पहला राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। दूसरा जो हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा, तीसरा बिहार हो जाएगा, और चौथा पश्चिम बंगाल, और पाँचवा आंध्र प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य और पहला राज्य हो जाएगा सिक्किम। उसके बाद दूसरा जो आता है मिजोरम, उसके बाद तीसरा जो आता है अरुणाचल प्रदेश, और चौथा हो जाएगा गोवा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि क्रिया पर्यावरण के लिए अनुकूल है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जैव कृषि। जैव कृषि जो है यह पर्यावरण के लिए अनुकूल है। झूम कृषि जो होता है असम के क्षेत्रों में ज़्यादा होती है, और जैव कृषि जो होता है इसमें कार्बनिक खेती भी कहा जाता है इसे। इसमें रासायनिक तथा उर्वरक कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेंगे। प्रश्न संख्या 3, सूर्य के परितः एक परिक्रमा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अधिक समय लेता है, तो 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बृहस्पति जो है इस 4 ऑप्शन में से सबसे अधिक समय लेता है। बृहस्पति जो है 11.9 वर्ष लगाता है एक चक्कर लगाने में, और सबसे कम जो लेता है 88 दिन का वो बुध ग्रह लेता है। और सबसे ज़्यादा समय परिक्रमा जो करता है वरुण करता है 165 वर्ष। अगर वरुण रहता तो वरुण आंसर हो जाता, लेकिन इस 4 ऑप्शन में वरुण नहीं दिया गया है। और पृथ्वी का जो परिक्रमण काल होता है सूर्य का जो 365.26 दिनों का परिक्रमण काल होता है। नेक्स्ट देख लेंगे। प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न संख्या 4 में है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। वह अनुच्छेद है, कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक होता है। अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार है, और अनुच्छेद 19 से 22 तक जो होता है स्वतंत्रता का अधिकार होता है, और अनुच्छेद 23 से 24 जो होता है शोषण के खिलाफ अधिकार होता है, और अनुच्छेद 25 से 28 जो होता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 5, अंतर्राष्ट्रीय संधियों के भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकता है, तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में बिना किसी राज्य के सहमति से अंतर्राष्ट्रीय संधियों के द्वारा भारत के किसी भी भाग संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 में है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन से एक अनुसूची में दल बदल विद्रोह कानून विषय का प्रावधान है, तो 6 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 10वीं अनुसूची में किया गया है। 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल विद्रोह कानून का प्रावधान है। इस अनुसूची को 92वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है 7, भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप है। आपको बताना भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप क्या होता है, तो 7 का जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। प्रश्न संख्या 8 में है, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय मुद्रास्फीति के नियंत्रण करने के लिए किया जा सकता है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी जो है साख पर नियंत्रण पहला, दूसरा जो है सर्वाधिक व्यय में कमी, और तीसरा जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उच्च प्रयोग। ऑप्शन नंबर डी 8 का सही हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 में है गुप्तकालीन हिंदू धर्म के 2 प्रमुख देवता को माना जाता है, वो 2 देवता जो है कौन सा है? तो 9 का अगर आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी शिव और विष्णु, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। शिव और विष्णु जो है गुप्तकालीन हिंदू धर्म के 2 प्रमुख देवता माने जाते थे। नेक्स्ट देख लेंगे प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। प्रश्न संख्या 10 में है किस राज्य के सचिवालय भवन को राइट बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? आपको बताना है किस राज्य के राजकीय भवन को राइट बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? तो पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल को जाना जाता है। प्रश्न संख्या 11 है निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोप संघ का राजनीतिक भागीदार है? तो चीन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चीन को यूरोपीय संघ का राजनीतिक भागीदार माना जाता है। इसकी स्थापना जो हुआ था 1958 में हुआ था। इसका मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स में है और इसकी जो सदस्य देश जो है 28 सदस्य देश है। नेक्स्ट देख लेंगे प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। प्रश्न संख्या 12 में है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया है? प्रश्न संख्या डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन नंबर डी 370 जो है सही हो जाएगा। 370 अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया है। और अनुच्छेद 280 जो है इसके तहत जो है वित्त आयोग का गठन होता है। और अनुच्छेद 110 जो है धन विधेयक को परिभाषित किया जाता है इसमें। और अनुच्छेद 111 जो है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से संबंधित है। और अनुच्छेद 112 जो है वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। प्रश्न संख्या 13 भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को कब मान्यता प्रदान किया गया था? 13 का जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1952 में मान्यता प्राप्त किया गया था मोर को राष्ट्रीय पक्षी के रूप में। 1949 में संविधान को अंगीकृत किया गया था। और 1951 में जनसंख्या को लघु विभाजित वर्ष कहा जाता है भी। और 1950 में 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। और 1952 जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। 14 में है बुखारेस्ट किस देश की राजधानी है? बुखारेस्ट जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। बुखारेस्ट जो है हंगरी की राजधानी है। और पुर्तगाल का राजधानी जो हो जाएगा लिस्बे हो जाएगा। और यूएसए का जो राजधानी हो जाएगा वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। और स्पेन का राजधानी है मैड्रिड। और रूस का राजधानी हो जाएगा मॉस्को। नेक्स्ट देख लेंगे प्रश्न संख्या 15 आपको बताना है। 15 में है स्टीपल शब्द किस खेल से संबंधित है? आपको बताना है स्टीपल शब्द जो है किस खेल से संबंधित है। अगर आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी तो इस प्रश्न का सही हो जाएगा। हॉर्स रेसिंग से जो संबंधित है स्टीपल शब्द। प्रश्न संख्या 16 देखेंगे। नेक्स्ट 16 में एक फिगर दिया गया है और उसमें बताना है आपको कि परिपथ में डैक्स एक प्रवाह वामावर्त होता है। कौन होता है वामावर्त? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा प्रवाह जो इसका होता है वामावर्त होता है। दिए गए परिपथ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो होता है वामावर्त होता है। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है ऋण आवेश होता है। यह परमाणु के नाभिक में चारों ओर चक्कर लगाता है। और इलेक्ट्रॉन का जो परमाणु आवेश जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट देख लेंगे प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। प्रश्न संख्या 17 में है पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होता है क्या होता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा दोनों होता है। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। और यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है गति ऊर्जा और दूसरा जो होता है स्थिति ऊर्जा। और संवेग को अगर दुगुना करेंगे तो गति ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेंगे प्रश्न संख्या 18 कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण कितना होता है? तो 18 के अगर आप लगा रहे ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का जो कोण होता है 90 डिग्री का होता है। जब बल एवं बल की दिशा में विस्थापन को बीच 90 डिग्री का कोण
हो तो कार्य का मान शून्य होता है, क्योंकि cos 90 डिग्री का मान जो होता है 0 होता है। और कार्य का मान महत्तम तभी होगा जब बल एवं बल की दिशा के विस्थापन के मध्य 0 डिग्री का कोण होता है, क्योंकि cos 0 डिग्री 1 होता है। नेक्स्ट देख लेंगे प्रश्न संख्या 19 देखेंगे। प्रश्न संख्या 19 में है 70 kg के भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। भार को डैश की ऊंचाई तक उठाया गया है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 14 मीटर, क्योंकि कार्य बराबर mgh होता है। इस फार्मूला पर अगर पुट कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 14 मीटर। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 देखेंगे। प्रश्न संख्या 20 है एक सेल को विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? इस स्थिति में जो संरक्षित रहता है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संवेग जो है संरक्षित रहता है। एक सेल को जब विस्फोट के बाद कई टुकड़ों अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति को ही संवेग संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। और किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। संवेग बराबर जो होता है वेग गुने द्रव्यमान। संवेग का SI मात्रक जो होता है किलोग्राम गुने मीटर पर सेकेंड होता है, और संवेग एक सदिश राशि है। नेक्स्ट देख लेंगे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट 21 है 120 kg द्रव्यमान के बंदूक से एक 0.04 kg द्रव्यमान की गोली दागी जाती है, तो बंदूक का प्रतिघाती गति क्या होगा? ये पूरा क्वेश्चन हमको मालूम नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। मेरे बुक में तो कुछ इस प्रकार दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दे रहा है 3 गुने 10 के पावर -2 मीटर पर सेकेंड। आप लोग इसे थोड़ा देख लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेंगे। प्रश्न संख्या 22 देखेंगे। प्रश्न संख्या 22 में है किसी माध्यम में एक कण को 2.5 सेकेंड में 40 कंपन संपूर्ण करता है, तो तरंग की आवृत्ति जो होता है डैश होगी। कितना डैश हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 16 हर्ट्ज हो जाएगा। किसी माध्यम में एक कण का जो 2.5 सेकेंड में 40 कंपन पूर्ण करता है, तो तरंग की आवृत्ति जो हो जाएगा 16 हर्ट्ज हो जाएगा। कंपन करने वाले वस्तु 1 सेकेंड में जितना कंपन करती है उससे उस वस्तु का आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को n तथा आवर्तकाल को t से सूचित किया जाता है। n बराबर क्या होता है? तो 1/t होता है। तो n बराबर 40/2.5 हो जाएगा। इसको काट छाट कीजिएगा तो 16 हर्ट्ज आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 देखेंगे। 23 में है चूने के जल में क्या होता है? आपको बताना चूने के जल में क्या होता है। तो 23 का जो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चूने के जल में जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसका जो फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस होता है, और NaOH का जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिसको कास्टिक सोडा या दहन सोडा भी कहा जाता है। इसका जो प्रयोग होता है साबुन बनाने में करते हैं, रंग बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट देख लेंगे। प्रश्न संख्या 24 देखेंगे। प्रश्न संख्या 24 में है वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात क्या होता है। अगर 24 के ऑप्शन नंबर आप सी के साथ जा रहे हैं तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सी में है अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात जो होता है अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, लेकिन समानता जो होता है इसका जो होता है 78.07% होता है, और नाइट्रोजन जो होता है 20.93% होता है, और ऑक्सीजन कहा जाए तो 0.03% होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड आर्गन 0.93% होता है, और अन्य गैस भी पाई जाती है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देख लेंगे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट में 25 है लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने के कारण लग जाती है। तो अगर आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी 25 का, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा फेरस और फेरिक डाइहाइड्रोक्साइड के कारण ही लोहे पर जंग लगता है। 25 का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। लोहे की वस्तुओं पर जंग फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड के कारण ही लगता है। यह रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जो जंग लगता है रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जिसमें किसी पदार्थ के रंग रूप गुण बदलाव होता है। तोड़ ममोड़ को कहा जाए तो नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण के लिए मैं कुछ बता देता हूँ। उदाहरण के लिए दूध से दही बनना, मोमबत्ती को जलना, लोहे में जंग लगना इत्यादि रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना जो होता है ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। जंग का समान सूत्र जो होता है Fe2O3
X/O। X जो होता है अणुओं की संख्या होता है, और लोहे में जंग लगने से लोहा का जो वजन होता है बढ़ जाता है, और जंग से बचने के लिए इस पर जो लेप चढ़ाया जाता है वो जस्ता का होता है, जिसे गैल्वेनीकरण कहते हैं, जिसे या जस्तीकरण भी कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेंगे प्रश्न संख्या 26 देखेंगे। प्रश्न संख्या 26 में है, दो विलायनों को कब आइसोटोनिक कहा जाता है? चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार दिया गया, एक ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। अगर आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उनका प्रसारण जो होता है दाब समान होता है, तभी दोनों को कहा जा सकता है आइसोटोनिक। प्रश्न संख्या 27 देखेंगे। प्रश्न संख्या 27 में है, जब दो जीव साथ रहें तथा एक को लाभ हो तथा दूसरे को भी लाभ ना हो तो वह क्या कहलाते हैं? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कमेंसलिज्म कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 27 का। प्रश्न संख्या 28 देखेंगे। प्रश्न संख्या 28 में डार्विन का सिद्धांत था, आपको बताना है डार्विन का सिद्धांत क्या था। तो आपको याद होगा ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। डार्विन का सिद्धांत जो है प्राकृतिक चयन के आधार पर चयनित था। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। 29 प्रश्न संख्या 29 में आपको बताना है सूर्य के प्रकाश में पराबैंगनी विकिरण की क्रिया से उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? तो अगर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं ओजोन O3 उत्पन्न होता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ओजोन जो है सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण की क्रिया से ही उत्पन्न होता है। ओजोन का जो फॉर्मूला होता है O3 होता है। नेक्स्ट देख लेंगे प्रश्न संख्या 30 है। प्रश्न संख्या 30 में है, 1 माइक्रोन में होता है, कितना 1 माइक्रोन में होता है? 30 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1/1000 मिमी होता है। कभी कभी 0.001 mm भी होता है, तो आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 31 देखेंगे। प्रश्न संख्या 31 में है, भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान की मंजूरी प्रदान करने के लिए इसकी सदस्यता में एक समिति का गठन किया गया है। उस समिति का गठन जो किया गया उनका नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नंदन नीलेकर्णी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 जो देखेंगे आपके पास 32 है, हाल ही में जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में सबसे पावरफुल पासपोर्ट वाला देश कौन बन गया है? तो जो बन गया है ऑप्शन नंबर बी, जापान जो है सबसे पावरफुल पासपोर्ट वाला देश बन गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेंगे प्रश्न संख्या 33 देखेंगे। प्रश्न संख्या 33 में है, भारत के किस नगर में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम निर्माणाधीन है? 33 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर 33 का डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 देखेंगे। प्रश्न संख्या 34 में निम्नलिखित किस राज्य ने वन फैमिली वन जॉब स्कीम लॉन्च किया है? तो 34 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी सही हो जाएगा, सिक्किम ने लॉन्च किया है, वन फैमिली वन जॉब स्कीम लॉन्च किया है। प्रश्न संख्या 35 देखेंगे। 35 में है, स्वर्णों को 10% आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो 35 के अगर आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए गुजरात, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर सच में आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपका कोई भी राय है तो वीडियो को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 36 देखेंगे। प्रश्न संख्या 36 में है, निम्नलिखित में से किस दिन पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस मनाया गया? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 21 मार्च को मनाया गया। 36 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 21 मार्च को ही पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस मनाया गया। आप लोग के लिए एक होमवर्क है, इस वर्ष का जो भेदभाव दिवस मनाया गया इसका थीम क्या था आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। प्रश्न संख्या 37 देखेंगे। प्रश्न संख्या 37 में है, जेट एयरवेज के संस्थापक और चेयरमैन का क्या नाम है जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नरेश गोयल। नरेश गोयल ने ही इस्तीफा दिए थे। 37 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जेट एयरवेज के चेयरमैन नरेश गोयल और उनकी पत्नी जो थे अनीता गोयल ने बोर्ड की सदस्यता से इस्तीफा दे दिए हैं। नरेश गोयल जो हैं कंपनी के चेयरमैन पद से भी इस्तीफा दे दिए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेंगे। संख्या 38 में है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में नौसेना प्रमुख पद के लिए चयनित किया गया है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाइस एडमिरल
करमबीर सिंह को नौसेना प्रमुख का चेयरमैन प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है 39, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में फिल्म फेयर पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार मिला है? इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आलिया भट्ट को मिला है। 39 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बॉलीवुड फिल्म के लिए दिए जाने वाले सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार फिल्म फेयर अवार्ड है, जो 2019 में हाल ही में मुंबई में प्रदान किया गया था। इस पुरस्कार में 20 से अधिक श्रेणियों में दिए जाते हैं। इस फिल्म राजी के लिए आलिया भट्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन नंबर 39 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 40 है। प्रश्न संख्या 40 आप लोग के लिए मैं छोड़ देता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि 40 का राइट आंसर कौन कौन देते हैं। आप लोग को 40 में बताना है CCPA का पूर्ण रूप क्या होता है। इस प्रश्न का कौन सही राइट आंसर देते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपका कोई भी राय हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।